जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने दावा किया कि सीमा पार से 200 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की तैयारी में हैं, जिनसे निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर और उसके आसपास मौजूद 9 आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। अभी जो जहां पर 200 के करीब तादाद है टोटल जो टेररिस्ट इस वक्त एक्टिव हैं, और मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछले साल उनकी गिनती पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हुई है, इस साल और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति कोविंद और योगी आदित्यनाथ ने गंगा आरती भी की। राष्ट्रपति कोविंद कल सोनभद्र और मिर्जापुर का दौरा भी करेंगे। 5 मैचों में चौथी जीत के साथ इंडिया लेजेंड्स टीम रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी की इस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 57 रनों से हराया। इस जीत के साथ इंडिया लेजेंड्स के 16 अंक हो गए हैं। उसके खाते में 4 जीत और 1 हार है। आपको बता दें, 205 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बाद में दबाव में आकर लक्ष्य से 57 रन दूर रह गई। इंडिया लेजेंड्स की ओर से यूसुफ ने 3 विकेट लिए, जबकि युवराज को 2 सफलता मिली। इससे पहले इंडिया लेजेंड्स ने कप्तान सचिन और युवराज के शानदार तूफानी अर्धशतकों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स को 205 रनों का टारगेट दिया था। कैसे लगा मैच, कैसा अनुभव रहा? अरे जो उम्मीद नहीं थी, अपने जो खेलने वाले जितने भी मतलब प्लेयर लोग, तो मतलब उम्मीद पे जाओ पूरे वो लोग जीते भी थे। युवराज ने 4 छक्के लगाए, क्या कहेंगे? उनका तो ये भाई मास्टर सक्सेस, 6 और 6 का मारने वाले इंग्लैंड के प्लेयर बॉलर को, स्टुअर्ट ब्रॉड को मारने वाले। जी बताइए। मैं तो ये सोच रहा था इतिहास दोहराएगा युवराज सिंह। 6 छक्के की याद आ रही है। हाँ, 6 छक्के की याद आ रही, तो 6 छक्के दोहराने वाले थे। लेकिन एक ही ओवर में 4 छक्का पड़ गया। छक्का पड़ गया, बहुत खुशी की बात है। आप क्या कहेंगे? युवराज सिंह वेल डन। और हमको पुराना याद ताजा आ गया, 2 छक्का कम हो गया और फाइनल में बिल्कुल 6 छक्का लगाया युवराज सिंह। देख सकते हैं जिस तरह से भारत के शानदार मुकाबले को लेकर सभी उत्साहित हैं और रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा था। ऐसा एक भी गैलरी नहीं था जो खाली रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज ममता का घोषणा पत्र नहीं होगा और आज वो अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करेंगी। बड़ी खबर, आज सिर्फ ममता की ही रैली होगी। पहले ये सूचना थी कि आज अपना वो मैनिफेस्टो जारी कर सकती हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि आज घोषणा पत्र जारी नहीं होगा। टीएमसी का घोषणा पत्र आज जारी नहीं होगा। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, पहले ये था कि आज ममता बनर्जी शाम को अपना घोषणा पत्र जारी करेंगी, लेकिन अब टीएमसी का घोषणा पत्र आज जारी नहीं होगा। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशिका, क्या हुआ, आज घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी होगा? देखिए, जो कार्यक्रम था तय, पहले 11 तारीख को ये घोषणा पत्र जारी होने वाला था, लेकिन ममता बनर्जी की चोट के बाद इसको टाल करके ये विचार था कि आज शाम को इसको जारी किया जाएगा। लेकिन क्योंकि पहली रैली कल ममता बनर्जी की चोट लगने के बाद पुरुलिया में है और क्योंकि पुरुलिया कोलकाता से काफी दूर है, तो कल यात्रा न करके आज ही यात्रा करेंगी ममता बनर्जी, जिसके वजह से ये जो मैनिफेस्टो का कार्यक्रम है इसको रद्द किया गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज कोलकाता में नंदीग्राम दिवस को लेकर के एक रैली है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर पर शामिल होंगी और इस रैली के बाद ही वो यहाँ से पुरुलिया के लिए रवाना होंगी। जी, शुक्रिया आशिका। म्यांमार की सेना ने जुल्म सितम की तमाम हदें तोड़ दी हैं। सेना की संगीनों के निशाने पर अकेले लोकतंत्र की बहाली की आवाज उठाने वाले आम लोग ही नहीं, बल्कि पुलिस वाले भी हैं जो सेना के रास्ते में कभी रुकावट बन रहे हैं। म्यांमार की तानाशाह फौजी हुकूमत को दुनिया की भी परवाह नहीं है। सवाल यही उठ रहा है कि म्यांमार में चल रहा ये रक्तपात कब थमेगा या ये यूं ही बेलगाम जारी रहेगा। खून के आंसू रोता म्यांमार, दुनिया हिलाने वाला नरसंहार, यांगोंग में चारों तरफ चीख पुकार,
लहू लुहान म्यांमार में मौत का गुबार। तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि म्यांमार में सेना के जुल्म सितम सारी हदें लांघ चुके हैं। म्यांमार में मानवाधिकारों को फौजी बूटों तले सरेआम रौंदा जा रहा है। निहत्थे लोगों पर लाठी तो लाठी, गोलियां तक बरसाई जा रही हैं। लोकतंत्र के हक में उठती आवाजों का गला तानाशाही की ताकत से घूंटा जा रहा है। आलम यह है कि इस मुल्क के हालात को देखकर तो अब हर गली, हर चौराहे पर मोमबत्तियों तक ने आंसू बहाने शुरू कर दिए। इससे पहले हम आपको म्यांमार में खून से लाल हुई सड़कों का हाल दिखाएं। इससे पहले कत्लेआम मचाती म्यांमार की सेना की सच्चाई आपको सुनाएं। एक सबसे ताजा सच और तस्वीर पर पहले नजर डाल लीजिए। इस मुल्क में कुचली जा रही आवाजों और हक मांगने निकले लोगों के बहते हुए खून का किस्सा समझना आसान हो जाएगा। इन तस्वीरों में म्यांमार की पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन दूर से गन शॉट की आवाज पूरे आलम को झकझोर देती है। ये तस्वीरें बीती रात की ही हैं और ये किस्सा म्यांमार की राजधानी से सटे इलाके थार का एक ताका है, जहां पुलिस के हथियारबंद जवान दो नौजवानों को बेतहाशा पीटते नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस के जुल्म सितम की ये तस्वीरें एक नौजवान ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। ये किस्सा रात 8 बजे का है, उस वक्त का जब यांगोंग में प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू तोड़ा। उस वक्त सैनिक सत्ता के फरमान पर पुलिस के सिपाहियों ने सितम ढाने की इंतहा कर दी और घरों में घुस घुस कर लोगों को बुरी तरह से पीटा। और जब घर के भीतर मारते मारते उनका मन भर गया तो वो लोगों को घसीटते हुए सड़क तक ले आए और फिर वहां अपने जुल्म की नुमाइश कर डाली। इस वीडियो में वो चीखें आसानी से सुनी जा सकती हैं जो अंधेरे में घरों से बाहर चीखती हुई आई थी। कैमरे में कैद हुई चीख पुकार की इन तस्वीरों के बीच दूर हो रही फायरिंग की आवाज भी कैद हुई, जिसे बड़ी ही आसानी से सुना जा सकता है। तो जिस प्रकार से म्यांमार की सेना ने हुकूमत को अपने कब्जे में ले लिया है, यानी तख्ता पलट करके सेना का रूल वहां पे कायम कर दिया है, इसका संज्ञान दुनिया को लेना होगा। खासकर जिस प्रकार से एक शांतिप्रिय लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन वहां खड़ा हो रहा है, उसके ऊपर जब गोलियां बरसाई जा रही हो, ऐसा दमन किया जा रहा हो, तो दुनिया चुपचाप नहीं बैठ सकती। दरअसल इस साल 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने तख्तापलट किया था। उसके बाद से लगातार पूरे म्यांमार में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जल्द से जल्द आंग सान सू की और तमाम नेताओं को रिहा किया जाए। इस वक्त तख्तापलट के बाद से म्यांमार में एक जनरल की हुकूमत है और उन्होंने सभी नेताओं को सत्ता से बेदखल कर जेल में डाल दिया है। तख्ता पलट के बाद लोगों के बढ़ते विरोध और उठती आवाजों को कुचलने के लिए म्यांमार के जर्नल का सबसे खूनी चेहरा 3 मार्च को सामने आया, जब दुनिया ने खूनी बुधवार को खून से लाल होता म्यांमार अपनी आंखों से खुद देखा। जिस प्रकार से म्यांमार के अंदर मौत के खौफ के बीच लोकतंत्र की एक जंग चल रही है, पूरी दुनिया को इसका तुरंत नोटिस लेना चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिका ने म्यांमार को एकदम से चेता दिया है और यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इसके ऊपर आवाज उठाई है, मेरा मानना है कि ये समय है जब दुनिया के सभी पावरफुल देशों को इकट्ठा होकर म्यांमार को चेताना होगा। लोकतंत्र हर हाल में बचना चाहिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के जवानों से साफ साफ कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को तब तक गोली मारो जब तक उनकी सांस बंद न हो जाए। म्यांमार की राजनीति में सेना का हमेशा से ही दखल रहा है। 1962 में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने करीब 50 साल तक देश पर हुकूमत की।
सेना के खिलाफ जब देश भर में आवाज तेज होने लगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग तेज हुई तो साल 2008 में सेना नया संविधान लेकर आई। इस नए संविधान में लोकतांत्रिक सरकार और विपक्षी दलों को जगह तो दी गई, लेकिन उसमें सेना की आजादी और वर्चस्व को चुनौती देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सवाल उठता है कि क्या म्यांमार की सेना बेलगाम है या फिर उसकी लगाम किसी और के हाथ में है? म्यांमार के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है, इसको अगर कोई शय दे सकता है तो वो है चीन, क्योंकि चीन अच्छी तरह से जानता है कि सभी दुनिया के देश, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, नेटो हो या अमेरिका हो या यूएन हो, यूनाइटेड नेशंस हो, सब इसका विरोध करेंगे, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। और सैंक्शन लगेंगे तो म्यांमार की जो सेना है, जो कि एक वीक गवर्नमेंट है, किसके पास जाएगी? शी जिनपिंग के पास जाएगी, पैसा उधार लेने के लिए। सेना की जर्नल की तानाशाही के खूनी सबूत म्यांमार के कई शहरों में मातम की शक्ल में चीख रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू के साथ साथ मौत के इस मंजर के खिलाफ गुस्सा भी नजर आया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र के लिए जारी ये जंग अभी और लंबा चलेगी, क्योंकि सेना सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। वो किसी भी सूरत में म्यांमार में दोबारा लोकतंत्र बहाल नहीं होने देना चाहती। दिल्ली से देहरादून जा रही जन शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। यूपी के बस्ती में कपड़े की दुकान में भयंकर आग लग गई, जिससे दुकान में रखे करीब 19 लाख रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रही रोड सेफ्टी सीरीज में इंडिया लेजेंड्स ने दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स को 56 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। पहले खेलते हुए इंडिया लेजेंड्स ने युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर की 50 की बदौलत 20 ओवरों में 204 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स की टीम 7 विकेट खोकर 148 रन ही बना सकी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 15 साल से फरार चल रहे एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश का नाम तेज बहादुर है, जो फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को ठगने का काम करता था। हरियाणा विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने पर अकाली दल के 8 विधायकों पर राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। वाराणसी में दशवामेघ घाट पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। इस दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने फैक्ट्री से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। छानबीन की जा रही है कि पूर्व में इनके द्वारा कहां-कहां असलहे बेचे गए हैं और भविष्य में इनकी क्या योजना है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों ने जैश के एक आतंकी को ढेर कर दिया। इलाके में अभी भी 2 आतंकी छिपे हैं, जिनके साथ मुठभेड़ चल रही है। बताया गया कि सुरक्षा बल को इलाके में जैश के कमांडर विलायत सज्जाद अफगानी के अपने 2 साथियों के साथ छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश शुरू की गई। लेकिन जैसे ही जवान उनके करीब पहुंचे, आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। ममता की चोट मामले पर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होगी। दोपहर 12 बजे बंगाल के मुख्य सचिव और दोनों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग की बड़ी बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षकों की सौंपी रिपोर्ट में हमले की बात सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में ममता को लगी चोट की वजह हमले को नहीं बताया गया है। तो वहीं ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया था। 4 हमलावर आते हैं और किसी को दिखाई नहीं पड़ते। सीसीटीवी में भी नहीं आते, जेड सुरक्षा वाले भी नहीं देख पाते, मोबाइल के कैमरे में भी नहीं आते। हमला भी करते हैं तो पैरों पर। बंगाल का जादू सुन रखा था, देखा पहली बार। पब्लिक में कोई भी वोटर में कोई भी इसका सिंपैथेटिक जो माने प्रभाव पड़ने का वो उम्मीद रखते हैं, उसमें वो सफल नहीं होंगे। नंदीग्राम में शायद ये सब नाटक इसलिए हो रहा है कि उनको पता चल गया कि उनका पैर से माने जमीन खिसक रहा है, वो हारेंगे।
तो इसलिए ये सब बहानाबाजी हो रहा है। ममता बनर्जी को हम बधाई देते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाए, प्रचार अच्छा करे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है, इस हमले की जांच होनी चाहिए। इसमें सही हमला था कि गलत हमला था कि और कोई प्लान था, इसकी भी जांच होने की आवश्यकता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री पर हमला होना ये अच्छी बात नहीं है। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर मिथुन चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें जरूर मौका मिलेगा। सर, मिथुन चक्रवर्ती के चुनाव लड़ने को क्या कुछ फैसला हुआ सर? अभी तो उन्होंने मना किया, पर हम चर्चा करेंगे। यदि वो लड़ना चाहेंगे जरूर उनको अवसर मिलेगा। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर डरा दिया है। बढ़ते मामलों ने पाबंदियों की भी वापसी करवा दी है। पंजाब, दिल्ली, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हालात हर गुजरते दिन के बाद बिगड़ते ही जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश भर में कोरोना के जितने भी मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें आधे से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र से हैं। यही वजह रही कि महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही नागपुर शहर और ग्रामीण में 15 मार्च यानी सोमवार से 21 मार्च तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसी तरह परभणी और अकोला में भी लॉकडाउन की वापसी हुई है, तो वहीं पुणे में भी 31 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को वहां पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। उधर पंजाब सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और इसके अलावा राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क को ठीक से लगाना है, हाथ को धोते रहना है, 2 गज की दूरी बना के रखना है और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना है, उसका जन आंदोलन बनाना है। यही करना बाकी है। अब कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोविड के खिलाफ लड़ाई में। कोविड के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारे पैरामीटर्स में हम बहुत आगे हैं, बहुत सफलता मिली है। अब ये हाथ में जो सफलता लगभग काफ़ी हद तक आ गई है, इसको खोना नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ महिलाएं एक महिला को घेरकर मारपीट करती नजर आईं। इस हंगामे की शुरुआत जमीन विवाद के मुद्दे पर हुई, जिसमें 2 पक्ष आमने सामने हो गए। लेकिन इसी बीच एक पक्ष की महिला दूसरे पक्ष की महिलाओं के सामने अकेली पड़ गई। इसके बाद तो उन महिलाओं ने उसे घेरकर पीटना शुरू कर दिया। उसके बाल पकड़कर डंडों से भी उसकी पिटाई की गई। इस दौरान कोई भी उसे छुड़ाने नहीं पहुंचा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस महिला को काफी देर तक बुरी तरह पीटा गया। खबर है कि बाद में गांव के कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचे, तब जाकर ये हंगामा शांत हो सका। महिलाओं की मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। बिहार में नीतीश सरकार के एक मंत्री के इस्तीफे की मांग पर आरजेडी ने विधानसभा से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि राज्य में शराब पर रोक के बावजूद मंत्री रामसूरत राय के स्कूल से शराब की एक खेप बरामद की गई, जिस पर आरजेडी ने आरोपी मंत्री पर कार्रवाई करते हुए विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाला। आरजेडी ने पहले बिहार विधानसभा के अंदर हंगामा किया और अब तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों के साथ राजभवन मार्च के लिए निकले हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी के नेता और विधायक राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोपी मंत्री को बचाने का भी आरोप लगाया। बाद में तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से भी मुलाकात की और उनसे मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करने की मांग की। ये सरकार केवल अपराधियों को संरक्षण दे रही है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा विधानसभा के अंदर भी उठाया। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर के बाहर भी आरजेडी नेताओं ने धरना दिया। नाराज प्रदर्शनकारियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आरोपी मंत्री के खिलाफ उनके पास कई सबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से असम और पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो असम के तिनसुकिया और शिवसागर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो बंगाल रवाना हो जाएंगे, जहां वो शाम 5 बजे के करीब खड़गपुर में रोड शो करेंगे और इसके बाद वो बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। अगले दिन यानी 15 मार्च को गृह मंत्री गुवाहाटी के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
पंजाब के जेल और सहकारिता मंत्री सुखजिंदर रंधावा के लखनऊ दौरे पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले यानी 12 मार्च को सुखजिंदर रंधावा लखनऊ पहुंचे थे और खबर है कि एयरपोर्ट से गोमती नगर के एक 5 स्टार होटल तक पहुंचाने के लिए लग्जरी कार की व्यवस्था मुख्तार अंसारी के करीबियों ने की थी। बीते 2 साल से मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार उसे यूपी लाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन पंजाब सरकार उसकी बीमारियों का हवाला देकर उसे यूपी शिफ्ट नहीं कर रही। पंजाब सरकार के जवाब के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है, जहां ये मामला चल रहा है। चोर चोर मुसेरे भाई, ये जो मुहावरा है वो सिद्ध होता है पंजाब की कांग्रेस सरकार पर। मुख्तार अंसारी जो कि एक क्रिमिनल है, उत्तर प्रदेश में कत्ल के इस पे उनको हम लोग वापस लाना चाहते हैं पंजाब के जेल से, मगर पंजाब सरकार उसको वापस आने नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ उनके जेल मंत्री कांग्रेस के पंजाब के, वो मुख्तार अंसारी के लोगों के साथ छुपा छुपी करते हुए उत्तर प्रदेश में आए, पकड़े जाते हैं, देखे जाते हैं। मेरा जो है वो दौरा जो है, अगर अंसारी के लिए कंसर्न होता तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मेरे साथ ना जाता, फिर जेल डिपार्टमेंट मेरे साथ जाता। दूसरी बात, अगर मैंने अंसारी की फैमिली को मिलना है तो वहाँ चंडीगढ़ मिलूँगा, मैं वहाँ जाकर क्यों मिलूँगा? वहाँ कोई बीमार तो नहीं है उसकी फैमिली का, तो मेरे को यहाँ मिलना ठीक रहेगा कि वहाँ जाकर मिलना ठीक रहेगा? ये तो उनका द्वालियापन है। और मेरा ख्याल है कि जो उनकी इतनी गिरी हुई सोच और पॉलिटिक्स, मैं कहता हूँ इंसानियत से गिरा हुआ उन्होंने आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर उसके घर वालों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। बताया गया कि इमरजेंसी में जिला अस्पताल लाई गई एक लड़की को डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया, जिससे वो बेहोश हो गई, लेकिन उसके घर वालों को लगा कि उसकी मौत हो गई। और फिर उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि गुस्से से तमतमाए मरीज के घरवाले डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों पर टूट पड़े। यही नहीं, उन्होंने वहां रखे सामान को भी तहस नहस कर दिया। कई लोगों को तो उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हंगामे की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना से नाराज अस्पताल कर्मियों ने इमरजेंसी समेत कई वार्ड में ताले लगाकर घंटों तक कामकाज ठप कर दिया। बहुत ही अशोभनीय है और ये अराजक तत्व हैं। इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि बाद में पुलिस वहां पहुंची और उसने हंगामा कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कई लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। उत्तर अमेरिकी देश अल्जीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए। वहां की राजधानी अल्जीयर्स की सड़कों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों लोग उतरे और नारेबाजी करते हुए उन्होंने अल्जीरिया के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। अल्जीरिया की सत्ता में सेना की बहुत अहम भूमिका होती है। प्रदर्शनकारियों ने इसमें भी बदलाव की मांग की और अल्जीरिया में लोकतंत्र बहाली के लिए जोरदार हंगामा किया। 2019 में इसी तरह के प्रदर्शनों की वजह से वहां के उस वक्त के राष्ट्रपति बूतेफ्लिका को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। बूतेफ्लिका 20 साल तक अल्जीरिया की सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन जब उनकी नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का तो उन्हें सत्ता से हटना पड़ा। ताजा प्रदर्शनों ने भी वहां की सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम एशिया के देश लेबनान में महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। लंबे वक्त से बिगड़ती अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे सैकड़ों लोग लेबनान की राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतरे और उन्होंने वहां की संसद की तरफ कूच कर दिया। संसद के पास पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों ने वहां पथराव शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे ये प्रदर्शनकारी संसद पर पथराव की योजना बनाकर वहां पहुंचे थे। इससे पहले कि हंगामा बढ़ता, पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। प्रदर्शनकारियों को संसद से दूर रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। हालांकि इस कार्रवाई का कोई खास असर हंगामा करने वालों पर नहीं दिखा। बेरूत से सामने आई तस्वीरों में लोगों का गुस्सा साफ दिखा। संसद के बाहर हंगामा करने के अलावा कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां की सड़कों पर टायर जलाकर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि पुलिस वालों की सख्ती की वजह से बेरूत की सड़कों पर चल रहे हंगामे को शांत करवा दिया गया।
यूपी के प्रयागराज में प्रशासन ने पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद की शह पर बनाए गए एक अवैध निर्माण को गिरा दिया। प्रयागराज में अवैध निर्माण पर यह 58वीं कार्रवाई की गई, जिसके तहत इमामबाड़े की जमीन पर बनाई गई अवैध इमारत को प्रशासन ने गिरा दिया। इमारत को गिराने के लिए वहां कई खुदाई करने वाली मशीनें लगाई गईं। बताया गया कि इस इमारत में 60 से ज्यादा दुकानें बनाई गई थी और सभी दुकानें बेची जा चुकी थीं। ये खबर भी सामने आई कि अवैध इमारत में बनी दुकानों को बेचकर करीब 10 करोड़ रुपए तक की कमाई की गई थी। प्रशासन की कार्रवाई के वक्त किसी तरह का हंगामा ना हो, इसलिए वहां भारी तादाद में पुलिस भी मौजूद रही। इस कार्रवाई के जरिए अपराधियों को भी एक संदेश दिया जा रहा है कि चाहे कितना बड़ा भी अपराधी हो, उसके खिलाफ योगी सरकार का एक्शन इसी तरह से जारी रहेगा। वक्फ की जमीन पर इतनी बड़ी अवैध इमारत को बनाए जाने की सीबीआई जांच भी चल रही है। बताया गया कि जिस जमीन से अवैध निर्माण को हटाया गया, उसे बाद में वक्फ को सौंप दिया जाएगा। नेशनल न्यूज चैनल